जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। आज के इस एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन में इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। देखो, इकोनॉमिक्स थोड़ी टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ क्रैम करने पे जाओगे तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत होने के बहुत चांसेस हैं। तो आज के एमसीक्यूज में हम सिर्फ इनको एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं करेंगे, उससे बहुत से कंसेप्ट जो रिलेटेड है उनको भी समझते हुए इस लेक्चर को देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉर्मली कपल्ड विथ डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन और नन ऑफ द अबव। देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी में ग्रोथ होना, ग्रोथ होने का मतलब है जैसे हमारी जीडीपी का बढ़ना, ग्रोथ में ये सब चीजें आ जाती हैं। वो किसके साथ डील करती है? जब मार्केट में डिफ्लेशन होगी तब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इन्फ्लेशन होगी, स्टैगफ्लेशन होगी या हाइपर इन्फ्लेशन होगी। देखो, जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होता है महंगाई, जब भी मार्केट में महंगाई होती है तभी मार्केट में ग्रोथ भी होती है, ये चीज आपने याद रखना। अब आप सोच रहे होगे सर, अगर तो मार्केट में इन्फ्लेशन की वजह से ग्रोथ होती है तो आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल क्यों करता है, महंगाई को कंट्रोल क्यों करता है? क्योंकि महंगाई की वजह से क्या होता है कि लोगों को नुकसान भी तो होता है। तो बिल्कुल होता है। देखो, अगर इन्फ्लेशन थोड़ी बहुत हो मार्केट में तो उससे ग्रोथ में बहुत हेल्प मिलती है, बट अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इससे नुकसान भी बहुत होते हैं। लेकिन ग्रोथ के लिए मार्केट में इन्फ्लेशन का होना जरूरी है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी। अब क्यों ऐसा होता है? देखो, इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? महंगाई। महंगाई किसकी वजह से होती है? जब लोगों के पास पैसा होगा, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा होगा तभी तो महंगाई होगी। अब जब लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा होगा तो लोग ज्यादा पैसा खर्चेंगे, कोई कार बाय करेगा, कोई फर्नीचर बाय करेगा, तो ये चीजें जब लोग बाय करेंगे इसी से तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, आप कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन जस्ट अपोजिट है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मार्केट में महंगाई होना, बट जब महंगाई बिल्कुल कम हो जाए, जीरो से भी नीचे चली जाए, ठीक है, नेगेटिव में चल जाए, दैट इज नोन एज डिफ्लेशन। डिफ्लेशन ग्रोथ के लिए बहुत हार्मफुल चीज है, ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इज स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन ये भी एक इन्फ्लेशन की टाइप है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब मार्केट में इन्फ्लेशन भी है, ध्यान से सुनना, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए बट नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ लेस है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? लेस है। और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है। जब भी मार्केट में ये तीनों कंडीशंस होती हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन दो वर्ड से बना है, स्टैग्नेंट और फ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन भी है और स्टैग्नेंट है। स्टैग्नेंट मतलब ग्रोथ रुकी हुई है। तो जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन हो, ग्रोथ रुकी और अनएम्प्लॉयमेंट भी हो, दैट कंडीशन इज नोन एज स्टैगफ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है, दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। जैसे मनी सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, दैट इज नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। आई होप ये इन्फ्लेशन रिलेटेड कुछ चीजें आपको समझ आई होंगी। देखो, इन टॉपिक से रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज भी लाए और लेक्चर्स भी डाले हुए, ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो अब मैं इन्फ्लेशन को पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं बार बार एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है। तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हो, एमसीक्यूज ऑन इकोनॉमिक ऐसा करके प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट शुड, जब मार्केट में इन्फ्लेशन होती है, महंगाई है मार्केट में, तो टैक्स रेट कैसे होने चाहिए? क्या हमें टैक्स रेट को बढ़ाना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, कांस्टेंट रखना चाहिए या फ्लक्चुएट करना चाहिए? ठीक है, अब देखो, मार्केट में इन्फ्लेशन होने का मतलब है लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है। अब लोगों के पास ज्यादा पैसा है, उसकी वजह से महंगाई हो रही है, तो अब आप क्या करोगे? टैक्स रेट को इंक्रीज करोगे। ठीक है, अगर लोगों के पास बहुत ज्यादा है तो लोगों के टैक्स रेट बढ़ा दोगे तो पैसा गवर्नमेंट ले लेगी ना। टैक्सेस के थ्रू क्या होता है? टैक्सेस के थ्रू होता है कि गवर्नमेंट हमसे पैसा कलेक्ट करती है। तो जब मार्केट में बहुत ज्यादा लोगों के पास पैसा है तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी, तो मार्केट से पैसा खींच लेगी। तो जब भी इन्फ्लेशन होती है उस टाइम टैक्स रेट को इंक्रीज करना चाहता पड़ता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखो, जैसे टैक्स को इंक्रीज कौन करती है? गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी में आता है, मैंने पढ़ाया हुआ है फिस्कल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई, वो सब पढ़ाया। जैसे गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ाती है ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, आरबीआई क्या करता है? आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। देखो, जब इन्फ्लेशन होगी इंटरेस्ट रेट आरबीआई बढ़ा देगी, बैंक से हमें लोन महंगा मिलेगा, हम लोन लेंगे नहीं, लोन नहीं लेंगे तो पब्लिक के पास पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, जो तो नया आया है इस चैनल पे और जिसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है उसके लिए काफी टफ लग रहा होगा, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा आप प्रीवियस लेक्चर्स देख के यहाँ पर आओ, फिर आपको चीजें इजिली क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Phillips curve refer to a curve in which the increase in rate of wages is against.
तो फिलिप्स कर्व में किस किस के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। देखो यहां पर ना क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया गया, थोड़ा मुश्किल बनाने के लिए। बेसिकली फिलिप्स कर्व क्या कहता है, फिलिप्स कर्व ये कहता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी जो है, ठीक है, जिसके लिए हम सब पढ़ रहे हैं यहाँ पर, अनएम्प्लॉयमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन। अनएम्प्लॉयमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इन्फ्लेशन के। देखो जब भी महंगाई मार्केट में बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। इनवर्स रिलेशन का मतलब उल्टा है, जब महंगाई बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। तो मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन का होना जरूरी है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए। तो यहां पर बट इन्होंने इन्फ्लेशन वर्ड यूज नहीं करा, उसकी जगह क्या वर्ड यूज किया है, इंक्रीज इन रेट ऑफ वेजेस। तो जब भी वेजेस का रेट बढ़ जाता है, मतलब जो तनख्वाह मिल रही है वो बढ़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली जब तनख्वाह बढ़ती है उसका मतलब क्या होता है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है। जब तनख्वाह बढ़ेगी लोगों की, उसका मतलब उनके पास पैसा ज्यादा आ रहा है। पैसा ज्यादा आने का मतलब है वो कौन सी कंडीशन है, इन्फ्लेशन वाली। तो जब भी इन्फ्लेशन है उससे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कम होती है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आपने फिलिप्स कर्व में ये याद है, एग्जाम में कर्व्स पूछी जाती हैं। फिलिप्स कर्व ये कहती है कि जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, और जब भी इन्फ्लेशन कम होगी, महंगाई कम होगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और अगर हम चाहते हैं कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करें, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करें, तो हमें मार्केट में इन्फ्लेशन लानी पड़ेगी। अभी तक आपने दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखे हैं। इन्फ्लेशन के दो फायदे हैं, हम कई बार बोलते हैं ना इन्फ्लेशन के नुकसान है, नहीं, इन्फ्लेशन के दो फायदे हैं बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, अगर तो मार्केट में इन्फ्लेशन होगी तभी मार्केट में ग्रोथ होगी, नहीं तो मार्केट में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती। सेकंड, जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन होगी तभी अनएम्प्लॉयमेंट जो है कम होगी, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो ये चीजें भी आपने याद रखनी है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की वो टाइप इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया वेयर मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड इज नोन एज। देखो अगर आप गांव एरिया में चले जाओ तो एक खेत में बहुत सारे घर परिवार के लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं। खेत चाहे छोटा सा हो बट बहुत सारे लोग वहां पर इन्वॉल्व है। तो ऐसी कंडीशन जहां पर ज्यादा पीपल एम्प्लॉय हो देन रिक्वायर्ड, जितना काम करने के लिए लोग चाहिए उससे ज्यादा लोग जिस जगह पे काम कर रहे हो, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ऐसा उनको और कहीं काम नहीं मिल रहा है तो वो एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, बेशक काम कम है बट ज्यादा लोग एम्प्लॉय हैं। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं, आपने याद रखना है, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, कॉमनली रूरल एरियाज में एक छोटे से प्लॉट में बहुत से फैमिली के लोग मिलकर काम कर रहे हो, तो क्योंकि उनको कोई और एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, तो दिस इज नोन एज डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ब्रिंग द होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखो दो इंडेक्स होते हैं, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। दो इंडेक्स होते हैं ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हमने यहां पर बताना है जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो कौन लाता है, कौन रिलीज करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है, याद रखना कौन सा डिपार्टमेंट है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। कौन सा ऑफिस है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। यही जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स को लाता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट। देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, नाम से ही पता चलता है हम होलसेल की चीजों का प्राइस ले रहे हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में रिटेल प्राइस होता है, जो आप सपोज करो दुकान में सामान लेने जा रहे हो ना, वो होता है रिटेल प्राइस। उस रिटेल प्राइस के बेसिस में अगर हम इंडेक्स निकालेंगे दैट इज नोन एज सीपीआई। बट अगर आप जैसे किसी वेयर हाउस से जाकर एक ही बार बल्क में सामान लेते हो, उस केस में जो प्राइस इंडेक्स निकाल जाएगा दैट इज नोन एज होलसेल प्राइस इंडेक्स। आपने एक और चीज याद रखनी है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में सिर्फ गुड्स इंक्लूड होते हैं, सिर्फ गुड्स के लिए होता है। बट सीपीआई में गुड्स भी इंक्लूड होते हैं और सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं, ठीक है। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो वहां पर आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उनके भी चार्जेस काटे जाते हैं, तो वो सर्विसेज होती है। तो गुड्स प्लस सर्विसेज सीपीआई में होती हैं, डब्ल्यूपीआई में सिर्फ गुड्स होते हैं। अब जब भी हम कोई इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं तो कोई बेस ईयर तो लेते होंगे ना जिसके करस्पॉन्डिंग कलेक्ट करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर जो बेस ईयर लिया जाता है, डब्ल्यूपीआई में बेस ईयर लिया जाता है 2011-12। ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। डब्ल्यूपीआई में बेस ईयर है 2011-12 और सीपीआई में बेस ईयर है 2012। तो ये आपने याद रखना। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय। अब देखो इंडिया में इन्फ्लेशन कैसे मेजर होती है, मैंने तो आपको दो बता दी, एक तो डब्ल्यूपीआई, एक सीपीआई, एक इसी तरह जीडीपी डिफ्लेटर भी होता है, ठीक है। ये सारा हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। अब हमें यहां पर बताना है कि इंडिया में इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट होती है। डब्ल्यूपीआई से कैलकुलेट आती है, सीपीआई से कैलकुलेट होती है, सीपीआई फिर एग्रीकल्चर वर्कर से कैलकुलेट होती है, या नेशनल इनकम डिफ्लेशन जिसको जीडीपी डिफ्लेशन कहते हैं उससे कैलकुलेट होती है। तो इंडिया में जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट होती है वो होती है सीपीआई से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब रिटेल प्राइस से हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं कि मार्केट में कितनी महंगाई है, ठीक है। ये आपने याद रखना है।
और ये कौन कैलकुलेट करता है? देखो सीपीआई अलग अलग के लिए अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वर्कर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कैलकुलेट करती है, तो अलग अलग है, बट मेन आपको याद रखना है सीपीआई कंबाइंड। कंबाइंड का मतलब है रूरल और अर्बन एरिया के लिए कंबाइंड जो सीबीआई है वो ही कैलकुलेट कौन करता है? वही कैलकुलेट करता है सीएसओ। कौन कैलकुलेट करता है? सीएसओ, मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और वो किसके अंडर आता है? मोस्पी के अंडर आता है। मोस्पी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो आपने एग्जाम के लिए याद रखना है कि सीपीआई कौन कैलकुलेट करता है? सीएसओ, मोस्पी के अंडर आता है। और डब्ल्यूपीआई कौन कैलकुलेट करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, देखो आप प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे, मैं आपको अश्योरेंस देता हूं कि वो लेक्चर देखने के बाद आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन उठा लेना, पीवाईक्यू किसी भी एग्जाम का, आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन इकोनॉमिक सिनेरियो वेयर अ पेक्युलर कॉम्बिनेशन ऑफ लो ग्रोथ एंड राइजिंग इन्फ्लेशन लीड्स टू हाई अनएम्प्लॉयमेंट। देखो लो ग्रोथ है, इन्फ्लेशन ज्यादा है और हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ये तीनों कंडीशन कौन सी हैं? स्टैगफ्लेशन की। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया इस क्वेश्चन का आंसर। तो स्टैगफ्लेशन होता है, दो वर्ड से बना है, स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ, और इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, मतलब ग्रोथ रुकी हुई है और महंगाई भी है प्लस अनएम्प्लॉयमेंट भी है, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हम स्टैगफ्लेशन। ठीक है, ये चीज आपने ऑलरेडी, ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम कदमश्री वाज इंप्लीमेंटेड इन विच स्टेट। तो ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी प्रोग्राम के रिलेटेड। ठीक है, तो एक वुमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम है पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे आया था, जिसका नाम है कुदमश्री। ये सक्सेसफुल रहा था, इसलिए इसके रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है। ये कौन सी स्टेट में आया था? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो कहां पर आया था? केरला में। ठीक है, 1998 में आया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको स्टार्ट करा था। ठीक है, इस प्रोग्राम में पता क्या होता है? रूरल लेवल में जितनी भी वुमेन्स हैं, चाहे वो डिफरेंट फील्ड्स पे काम करती हैं, वो सारे इकट्ठे आएंगी और केरला स्टेट की पॉवर्टी, केरला स्टेट में जितनी भी पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी। तो कदमश्री प्रोग्राम जो है वो केरला में है और पॉवर्टी रिडक्शन के लिए इसको इंप्लीमेंट किया गया था, ये आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंडिया अवर टुक डैश टू बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अभी बहुत न्यूज में था कि इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, तो किसको बीट किया था और फिफ्थ पोजीशन पे पहुंची थी? चाइना, जापान, जर्मनी, फ्रांस और यूके? तो इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम को बीट करके हम जो है फिफ्थ स्पॉट पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो पहले चार स्पॉट में कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, सेकेंड स्पॉट में है चाइना, थर्ड स्पॉट में है जापान और फोर्थ स्पॉट में है जर्मनी, जिसको भी हम जल्दी बीट कर लेंगे। तो अभी इंडिया कौन सी पोजीशन में है? फिफ्थ पोजीशन में है इकोनॉमी में। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी जो है फिफ्थ पोजीशन में है वर्ल्ड में। ठीक है, अब ये है नॉमिनल टर्म्स में। कौन सी टर्म्स में होता है? नॉमिनल। दो टर्म्स होते हैं, एक नॉमिनल टर्म्स, एक होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी टर्म। नॉमिनल टर्म में तो इंडिया फिफ्थ पोजीशन में है, पीपीपी टर्म्स में कौन सी पोजीशन में है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, इंडिया पीपीपी टर्म्स में कौन सी पोजीशन में है वर्ल्ड में, इंडियन इकोनॉमी, तो ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, दूसरा है, तीसरा, ऐसा कुछ है। ठीक है, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर, और पहले उससे ऊपर जो है वो भी बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैच द फॉलोइंग देखने। देखो ये कुछ हमारे इकोनॉमिस्ट हैं और ये उनकी बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। हमें बताना है कौन से ऑथर की कौन सी बुक है, इकोनॉमिक्स की कौन सी बुक है। एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इनकी बुक तो आप सबको पता है, वेल्थ ऑफ नेशन, तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अमर्त्य सेन की मान लेते हैं आपको अभी नहीं पता है ये बुक। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने, आपको पता है, पॉवर्टी और ब्रिटिश गवर्नमेंट का चेहरा सबके सामने लाया था कि वो कैसे इंडिया की वेल्थ को ड्रेन करे, तो इनकी बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये भी आप कर सकते हो। जीएम कैनिस, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो एडम स्मिथ को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, याद रखो, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स को बोलते हैं एडम स्मिथ को, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर भी इन्हीं को बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं ना। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर किसको बोलते हैं? जेएम कैनिस को, तो ये आपने याद रखना। इन्होंने लिखी थी कौन सी बुक? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इंपॉर्टेंट बुक है। और अमर्त्य सेन की कौन सी बुक है? पॉवर्टी एंड फेमाइन्स। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया हमारा? कौन सा करेक्ट पेयर हो गया हमारा? यहाँ पर करेक्ट पेयर फोर्थ हो गया। ए का फोर्थ है, देखो ए का फोर्थ है, ठीक है, बी का हमारे पास फर्स्ट है, बी का फर्स्ट है, सी का जो है थर्ड है, सी का हमारे पास थर्ड है, और हमारे पास डी का सेकंड है। ठीक है, नहीं नहीं ये वाला नहीं है, इसका आंसर ये है, फोर्थ वाला आंसर है। ठीक है, ये आंसर है, क्योंकि सी का हमारा फोर्थ है ना। देखो दादा भाई नौरोजी ने कौन सी लिखी है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो आपने ये बुक्स याद रखनी है। एडम स्मिथ की बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, अमर्त्य सेन की बुक है पॉवर्टी एंड फेमाइन्स, दादा भाई नौरोजी की बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और जेएम कैनिस की बुक है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जैसे ये पूछा जाता है ना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसी तरह एक टर्म पूछी जाती है कि जो माइक्रो और मैक्रो है, ये टर्म किसने दी है?
माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये जो टर्म है ये किसने दी है, माइक्रो और मैक्रो, तो ये दी है रैगनर फिश ने। तो ये भी याद रखना किसने दी है, रैगनर फिश ने। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है ऐसी चीजें, बुक्स के नाम पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका वन डे एग्जाम है, बुक्स के नाम पूछे जाते हैं, या फादर इसका कौन बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तो ये चीजें आपने देख लेनी है एग्जाम में जाने से पहले। ये फैक्चुअल डेट है। इन विच ईयर वाज टिस्को, टिस्को क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी और सबसे पहली जो है एक बड़ी कंपनी बनी थी, वो कब बनी थी, 1932, 1907, 1927 और 1913। तो 1907 में टिस्को की फॉर्मेशन हुई थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है इनॉग्रेट हुई थी। आपको पता है ये किसकी कंपनी है, जेआरडी टाटा की, ठीक है, जमशेदजी टाटा की। और ये इसका प्लांट कहाँ पर लगाया गया था, जमशेदपुर में। कहाँ पे लगाया गया था, जमशेदपुर में। यही कंपनी आज कौन होल्ड कर रहा है, रतन टाटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, देखो अब कुछ रेवोल्यूशन होते हैं, जैसे गोल्डन रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन, कॉटन के लिए कुछ रेवोल्यूशन है, तो ये पूछा जाता है एग्जाम में। गोल्डन रेवोल्यूशन जो है वो किसके रिलेटेड था, प्रीशियस मिनरल्स, पल्सेस, जूट या हॉर्टिकल्चर या हनी, हॉर्टिकल्चर एंड हनी के लिए। तो गोल्डन रेवोल्यूशन बोला जाता है हॉर्टिकल्चर और हनी के लिए। एक बात याद रखना, ये गोल्डन रेवोल्यूशन, एक है गोल्ड फाइबर रेवोल्यूशन, ये याद रखना, गोल्ड फाइबर या गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, वो किसके रिलेटेड है, वो जूट के रिलेटेड है, ठीक है। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट के रिलेटेड है, गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर के। तो कॉटन के लिए कौन सा है, सिल्वर रेवोल्यूशन, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, तो वो किसके लिए है, कॉटन के लिए। तो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन के लिए है, सिल्वर फाइबर, और गोल्डन फाइबर किसके लिए है, जूट के लिए। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह और भी बहुत से हैं, जैसे ब्लू जो है, ब्लू रेवोल्यूशन अगर आपको पूछ रहे वो किसके लिए है, फिश के लिए है। व्हाइट किसके लिए है, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए आया था, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। टोमेटो वाला पता है, टोमेटो रेड रेवोल्यूशन जिसे बोलते हैं, वो टोमेटो के लिए आया था और मीट के लिए। ये मैंने आपको ऑलरेडी भी एक लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, टोमेटो और मीट के लिए वो आया था, ठीक है, रेड रेवोल्यूशन जिसे बोलते हैं। फर्टिलाइजर्स के लिए ग्रे रेवोल्यूशन आया था, फर्टिलाइजर्स के लिए ग्रे। राउंड रेवोल्यूशन पोटैटोस के लिए आया था, ये भी बताया था। राउंड रेवोल्यूशन किसके लिए आया था, पोटैटो के लिए आया था। आपने मुझे ना कमेंट बॉक्स में एक बता देना, ब्लैक रेवोल्यूशन किसके लिए आया था। देखें आपको याद है कि नहीं, ब्लैक रेवोल्यूशन किसके लिए आया था, ये बता देना। अभी तक मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन दिया है, एक तो दिया कि परचेजिंग पावर पैरिटी इंडेक्स में इंडिया की वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आती है इंडियन इकोनॉमी। सेकंड, ब्लैक रेवोल्यूशन जो है वो किसके रिलेटेड है। ये दो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स, देखो हमारा जो प्लानिंग कमीशन है ना, जो 5 ईयर प्लान्स लाता था, जिसको रिप्लेस करके बाद में क्या बना, नीति आयोग। ये जो 5 ईयर प्लान्स है, इसका कंसेप्ट हमने कहां से लिया है, रशिया, इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट्स और जर्मनी। कहां से लिया है, रशिया से। देखो इसको पहले यूएसएसआर बोलते थे और 1991 में ये ब्रेक हो गया, तो वहां से हमने क्या लिया था, 5 ईयर प्लान्स का कंसेप्ट। इवन जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मैंने पॉलिटिक्स में पढ़ाया था, फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट भी हमने कहां से लिया है, रशिया से ही लिया है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। 5 ईयर प्लान्स पहले होता था जिसको प्लानिंग कमीशन लाता, फिर बाद में प्लानिंग कमीशन को चेंज करके जब मोदी गवर्नमेंट आई 2017 के अराउंड, उसको ट्रांसफॉर्म करके नीति आयोग ले आए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। क्या ये प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं, तो बिल्कुल नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब कोई इनका पार्लियामेंट से बैकिंग भी नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनी थी। और दूसरी बात, ये अगर जो बॉडीज हैं ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशन है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच 5 ईयर प्लान, देखो ये 5 ईयर प्लान के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं सारे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा कि कौन से 5 ईयर प्लान का मेन एजेंडा क्या था। एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कोई एक का था गरीबी हटाओ, ठीक है, मैं कुछ बता भी दूंगा। अब कुछ 5 ईयर प्लान का क्या नाम था, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान का नाम था हैरल्ड डोमर मॉडल, सेकंड का पीसी महालोनोबिस मॉडल, ठीक है। तो ये पूछे जाते हैं। विच 5 ईयर प्लान हैड द प्राइमरी गोल टू एस्टेब्लिश इंडिया एज अ सेल्फ रिलायंट, ठीक है, और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। आज भी मेक इन इंडिया चलता है ना, सेल्फ रिलायंट वाला, तो ये पहले भी था ये कंसेप्ट। 5 ईयर प्लान, कौन से 5 ईयर प्लान में सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी का जो कंसेप्ट आया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, तो थर्ड 5 ईयर प्लान में आया था। 1961 से 66 तक ये था, ठीक है, 1966 तक। देखो पहला स्टार्ट हुआ था 1951 से, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 56 तक, फिर आया 1956 से लेकर 61 तक, और जो थर्ड वाला आया था ना 1961 या 66, उसमें बोला गया था कि इंडिया एक सेल्फ रिलायंट और सेल्फ रेगुलेटिंग इकोनॉमी बनेगा। तो ये आपने याद रखना है। ये किसके अंडर आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंदर। इसको गडगिल प्लान भी कहते हैं, देखो गडगिल प्लान, ये आपने याद रखना है। पहले वाले को क्या बोलते हैं, हैरल्ड डोमर मॉडल, हैरल्ड डोमर मॉडल, ये पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना। सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, पीसी महालोनोबिस, पीसी महालोनोबिस। और एक और तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसके रिलेटेड कि कौन से 5 ईयर प्लान में जो हमने टारगेट रखे थे वो अचीव हुए और कौन से में अचीव नहीं हुए। तो ये चीज भी आप
देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं बता रहा था ना आपको कि वो फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो आया था इंदिरा गांधी के टाइम में 1974 से 78 के बीच में, इसी का नाम था गरीबी हटाओ, ठीक है, गरीबी हटाओ के लिए था, गरीबी को खत्म करने के लिए। और बाद में जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट चली गई थी, जनता पार्टी वगैरह आई थी, उन्होंने बोला था इंदिरा हटाओ, इसी नारे को अपोजिट किया था। तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, एग्जाम में पूछा जाता है। और फिफ्थ 5 ईयर प्लान से रिलेटेड ये है, आपने याद रखना, ठीक है। ये मैं शेयर कर दूंगा, आप मुझे मैसेज कर देना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटी इज नोन एज। तो जब भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड में सामान को, उस पे कौन सा टैक्स लगता है? कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, वैट या जीएसटी? उस पे लगता है कस्टम ड्यूटी। कौन सा लगता है? कस्टम ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट पे, जब भी आप कोई सामान बनाते हो मैन्युफैक्चरिंग पे जो टैक्स लगता है दैट इज नोन है एक्साइज ड्यूटी। वैट इज वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स देखो क्या होता है, पहले ये स्टेट के अंदर आता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। वैल्यू एडेड टैक्स में होता है आपने 100 रुपए का सामान लिया, ठीक है, जैसे मैंने 100 रुपए का वीट लिया, ठीक है, वीट लिया मैंने 100 रुपए का। अब देखो मैंने इससे क्या बनाया, मेरी बेकरी की शॉप है, मेरी बेकरी की शॉप है, तो मैंने क्या किया, इससे क्या बना दिया, इस वीट को लेके मैंने इसका ब्रेड बना दिया, ठीक है। 100 रुपए का वीट लिया, क्या मैं ब्रेड 100 का बेचूंगा? नहीं, मैं ब्रेड 150 का बेचूंगा, ठीक है। तो ये बीच में 100 150 में कितने का फर्क है? 50 का। ये वैल्यू एडिशन हुआ, ये इस वीट में वैल्यू एडिशन हुआ। इस पे जो टैक्स लगता है दैट इज नोन है वैल्यू एडिड टैक्स, और वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, ये आपने याद रखना। अब ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके एक जीएसटी ले आए थे हम, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, जीएसटी काउंसिल क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके रिलेटेड मैंने एक सेपरेट लेक्चर भी लाया। आप देखो प्लेलिस्ट में जाओ, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड दो वहां पर प्लेलिस्ट है, एक इंडियन इकोनॉमी, एक है एमसीक्यूज ऑन इकोनॉमी, ऐसा करके है। तो वो दोनों प्लेलिस्ट को आप देख लेना, आपकी इकोनॉमिक्स की सारी पकड़ बन जाएगी इसमें, इस सब्जेक्ट में कोई आपको डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु गेव द कॉल फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन आया था ना, हरित क्रांति, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को हमने प्रमोट करा था पंजाब वगैरह एरिया में, तो जिसके बाद उधर कल्टीवेशन बहुत बढ़ गई थी। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन का कंसेप्ट जो है वो किसने लाया था इंडिया में? यहाँ पर बात हो रही है एम एस स्वामीनाथन, वर्गीस क्यूरिन, एच.एम. धलिया, नन ऑफ दे। तो किसका कंसेप्ट था ये? एम.एस. स्वामीनाथन का, ठीक है। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर इनको कहते हैं। तो वर्ल्ड में कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहते हैं। बट इंडिया में कौन से थे? इंडिया में एम.एस. स्वामीनाथन को, ये आपने याद रखना है। वर्गीस क्यूरियन का ना डेयरी सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अमूल, याद रखना है इसका। नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन इज अ पार्ट ऑफ। देखो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लाता है, ठीक है, एक्सप्लेन करा हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी वाले लेक्चर में। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसमें बहुत से तरीके यूज करता है। जैसे वो क्या कर सकता है, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा या कम कर सकता है, रेपो रेट को चेंज कर सकता है, रिवर्स रेपो रेट को चेंज कर। इसी तरह एक और ऑपरेशन वो यूज करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बेचा या खरीदा जाता है, ठीक है। ये कौन सी पॉलिसी होती है? क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लोगों को दिया जाता है, ठीक है, उससे लोगों से पैसा लिया जाता है, तो एक लोन की फैसिलिटी होती है, तो क्रेडिट फैसिलिटी होती है, दैट इज बाय ओपन मार्केट ऑपरेशन नोन एज क्रेडिट पॉलिसी। और ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगर आरबीआई क्या करना चाहता है, आरबीआई इन्फ्लेशन को कम करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, तो आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करता है, ठीक है। जब सपोज करो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा, तो उसके बदले में लोगों से पैसा ले लेगा ना, तो जब लोगों के पास पैसा कम बचेगा, ऑटोमेटिकली डिमांड कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगी। और जब भी अगर मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ानी है, तो वो क्या कर देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय कर देगा। जब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करेगा आरबीआई, तो लोगों को पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो इन्फ्लेशन वापस मार्केट में आ जाएगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने एक्सप्लेन करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इनकम टैक्स इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो इंडिया में इनकम टैक्स किसने इंट्रोड्यूस करा? विलियम जेम्स, जेम्स विल्सन, निकोलस कार्लर, महावीर त्यागी। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जेम्स विल्सन ने इनकम टैक्स को इंडिया में लाया था। आपको पता होना चाहिए कि पहले इनकम टैक्स रिलेटेड एक्ट कब आया था? 1860 में। फर्स्ट इनकम टैक्स रिलेटेड एक्ट 1860 ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आया था और जेम्स विल्सन ने लाया था। और ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी बने थे, पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने थे इंडिया के ब्रिटिशर, ठीक है। तो जेम्स विल्सन, इनका नाम याद रखना। और इंडिपेंडेंस के बाद पहले इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन बने थे? आर के शनमुखम शेट्टी। आर के शनमुखम शेट्टी जो है, शनमुखम शेट्टी, ये बने थे हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये आपने याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी। जब आप शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हो ना, तो शेयर मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? सेबी ही करती है। तो सेबी कब स्टेब्लिश हुई थी?
12 अप्रैल 1986, 12 जुलाई 1982, 8 जुलाई 1985 और 12 अप्रैल 1988। तो कब ये लॉन्च हुई थी? 12 अप्रैल 1988 में ये सेबी को हमने क्या किया था? इस्टेब्लिश करा। देखो पहले ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, मतलब इससे कोई भी पार्लियामेंट से पास करवा के नहीं बनाया था, बट बाद में पार्लियामेंट से इसको पास करवाया गया सेबी एक्ट के थ्रू, और ये बन गई 1992 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, क्या बन गई? स्टैट्यूटरी बॉडी। अब इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर याद रखना है मुंबई में। हर एक चीज का हेडक्वार्टर दिल्ली नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं रोज ना अपने चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट डालता हूँ, उसमें मैं आपको एमसीक्यूज देता हूँ रोज, इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड। मैंने एक एमसीक्यू दिया था कल या परसों, कल दिया था शायद, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मैंने पूछा था, मैक्सिमम बच्चों ने गलत मार्क करा। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। कहां पर है? हैदराबाद में। ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है। हर एक चीज का हेडक्वार्टर दिल्ली में हो जरूरी नहीं है, और एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ये चीजें आप याद रखो, और इनके आंसर भी मैंने यहाँ पर डाल दिए, पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते हैं। आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इंडियन इकोनॉमी का अगर आपने और भी लेक्चर देने हैं तो प्लेलिस्ट में जाओ। ठीक है, जेके से एफए, VLW और भी बहुत से एग्जाम के रिलेटेड करंट अफेयर्स का मैराथन, तो सब हमने यूट्यूब में फ्री आपको पढ़ाया हुआ है, आप उसको इजीली वॉच कर सकते हो। और अगर आप डेली करंट अफेयर्स के साथ जुड़ा रहना चाहते हो तो इंस्टाग्राम में आप हमें फॉलो कर सकते हो। सभी चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर एक बार देखना। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें टू अदर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।